कि एग्रीकल्चर सेस लगाया, तो एक इससे नैरेटिव ये है कि एग्रीकल्चर के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए टैक्स लगाया जी, तो जो कि उसको दिया जाएगा। अब लेट अस सी के बाकी बिल्कुल आगे क्या होता है। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि बजट से जुड़े हर पहलू का मतलब आपके लिए क्या कुछ होने जा रहा है, सरल शब्दों में लगातार हम समझाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। जहन में जो भी सवाल थे इस बजट में, उन सवालों का जवाब किस तरीके से सामने आया है समझाते हैं आपको। सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी सबीना का। बिल्कुल अनुराग, इनकम टैक्स स्लैब को लेकर देश भर में नौकरी पेशा लोगों की नजरें टिकी हुई थी कि क्या कुछ बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन वो बदलाव यहां पर सामने नहीं आया। इसलिए यहां पर पहले की तरह की स्थिति बनी हुई है, यानी कि पुराने सिस्टम का जिक्र करें तो ठीक वैसा ही स्लैब यहां पर तय हुआ है। 2.5 लाख में पहले भी शून्य था, अब भी शून्य है, कोई बदलाव नहीं। 5 लाख का जिक्र करें तो 12,500 पहले भी और अब भी, यानी इसमें भी कोई बदलाव नहीं। वहीं 10 लाख तक इनकम में भी 11 जो आगे चल रहा है वही कोई बदलाव यहां पर नजर नहीं आता है। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी मौजूद हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं। सर, आपसे सबसे पहले यही समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह साफ कर दिया था कि जिन परिस्थितियों में इस बार का बजट बना है वो पहले कभी नहीं रही हैं। आपको लगता है टैक्स पर यह जो बदलाव नहीं हुआ है, जिसकी उम्मीद कुछ नौकरी पेशा लोग कर रहे थे, उन्हें यह मायूसी हाथ लगी है? देखिए, वास्तविकता में बदलाव तो हुआ है जो नेगेटिव हुआ है। देखिए, अगर इन्फ्लेशन 3% का हुआ, अगर कोविड काल में लोगों की वेतन की कटौतियां हुई, अगर उनके वेतन कम हुए और उसके बाद 3% का इन्फ्लेशन हुआ, तो ये जो इन्फ्लेशन रिलेटेड टैक्स रिजीम को स्थापित करने की आवश्यकता है। अगर मेरी सैलरी 3% कम हो गई, अगर मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा चैलेंज है देश के सामने कि लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाया जाए। अगर आप इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए ये जो पहले था वो भी अब है। 15 लाख तक के स्लैब का जिक्र करें तो वही स्थिति जो पहले नजर आती है वो अब नजर आती है, यानी कि किसी तरह का कोई बदलाव यहां पर नहीं है। 2,62,500 पहले भी और अब भी ठीक। 20 लाख में भी स्थिति वही की वही बनी हुई है, कोई बदलाव नहीं। 25 लाख में भी पहले देखिए किस तरह से 5,62,500 और अब भी यही है। नए सिस्टम का भी जिक्र कर लेते हैं, यानी कि नए सिस्टम पर जो टैक्स स्लैब किस तरह से पहले रहा था और अब है, स्थिति अब भी सर जस की तस यहीं पर है। जो इस बदलाव की उम्मीद जो आप यहां पर कह रहे हैं कि बदलाव हुआ है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में ना होकर नेगेटिव वे में हुआ है, लेकिन जिस तरह से कोरोना काल को इस देश ने झेला है, आपको लगता है कि बदलाव करना यहां जरा मुश्किल भी था? नहीं, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। देखिए, वास्तविकता में अगर जो बड़ा वर्ग है, देखिए एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करके एक अर्थशास्त्र का कंसेप्ट है जो ये कहता है कि गरीब की अगर आमदनी बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है और अमीर की अगर आमदनी बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है। इस समय देश में जो समस्या है वो डिमांड सप्लाई गैप की है, डिमांड क्रिएट करने की आवश्यकता है। तो बड़े वर्ग को चाहे आप इनकम टैक्स में बेनिफिट देते या न देते, लेकिन जो निम्न मध्यम वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, उसको आपको इसलिए देने की आवश्यकता थी कि उसकी क्रय शक्ति बढ़े। चलिए, यानी आप कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग को यहां पर अगर थोड़ी राहत मिलती तो ये बजट यहां पर थोड़ा पूर्ण और ज्यादा नजर आता। तो यहां पर अनुराग सीधे तौर पर अखिल जी कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग को राहत नहीं मिल पाई है, जिसका उन्हें मलाल यहां पर जरूर नजर आता है और ये राहत मिल सकती थी इस बजट में जो कि आज पेश किया गया। एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे अनुराग। बहुत बहुत शुक्रिया सबीना आपका। आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स इस तरीके के लेते रहेंगे। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, सुबह हम आपसे बात कर रहे थे सर बजट को लेकर, एग्रीकल्चर के मोर्चे पर जो बातें वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कही हैं, किस तरीके से आप देखते हैं उनको? योगेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज आ रही है सर? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कतें। कोशिश होगी योगेंद्र यादव से एक बार फिर जुड़ने की। लेकिन सर, ये जो अभी बात ब्रेकिंग के बाद सामने निकल कर आई, ये तो अपने आप में एक बड़ी राहत है। बड़ी राहत है। आप कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को कि भाई एक्साइज ड्यूटी घटा दिया लेकिन सेस बढ़ा दिया? शायद डेडिकेटेड पैसा कृषि में खर्च करना चाह रही है। नहीं, देखिए ये तो है ही, और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। ऐसे टाइम पे जितने भी कम सेस लगे तो मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए उससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं हो सकती। पर ये बहुत ज़रूरी है कि डिस्पोजेबल इनकम एक आम आदमी के हाथ में हो। अगर पेट्रोल में दाम बढ़ जाते तो नेचुरली डिस्पोजेबल इनकम कम होती है और एक आम आदमी के ऊपर इसका फ़र्क पड़ता है। आज की डेट में जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, हमारी अर्थव्यवस्था, ये जो इकोसिस्टम जो पेंडेमिक ने तोड़ा है, ये इकोसिस्टम उसके बाद ही ठीक होगा।
मैं कल आशीष वैद्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर चेयरमैन आईएनसी के। आशीष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, कल जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे वो बार बार कह रहे थे कि हमारी इकोनॉमी अब वी शेप में जा रही है, यानी हम नीचे गए थे, अब हमारा कर्व बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या आपको इस बजट के बाद उम्मीद दिखाई देती है कि ये कर्व ऊपर की ही तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं? सर, आपको दिख ही रहा है कि पूरा वी शेप रिकवरी हुई है, जबकि जब पहले अपन कह रहे थे आईएमएफ वगैरह की अपनी जीडीपी 10.6% से कम होगी, पर अभी देखा जा रहा है, वित्त मंत्री जी ने कहा कि 7.6% ही कम हुई है और अगले साल अपनी को उम्मीद है कि ये बढ़ने की उम्मीद है बाय 10.6 to 11%। तो बिल्कुल ये वी शेप रिकवरी है। कोविड केसेस में अपन बहुत अच्छा किए हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने इतना पैसा हेल्थ केयर के लिए भी अभी सौंपा है ताकि अपनी हेल्थ केयर इसको संभली रहे। वैक्सीनेशन के लिए दिया है 34,000 करोड़। तो ये पक्की बात है सर कि वी शेप रिकवरी होने वाली है। आपने बड़ी उम्मीद जताई है। मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि आपके हिसाब से दो सबसे पॉजिटिव डिसीजन इस बजट के और दो सबसे नेगेटिव जो आप जिसको विश्लेषण के आधार पर आप बता सके। मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेंडिंग करने वाले हैं ये सबसे बड़ी बात है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब खर्चा होता है तो बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अपने जो विलेजेस है, रूरल एरियाज है, वो भी कनेक्शन होते हैं, टूरिज्म को बूस्ट मिलती है, ट्रांसपोर्ट यातायात में ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, गुड्स मूवमेंट, सब चीज़ में फ़ायदा होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा हो रहा है ये सबसे बेस्ट, सबसे उम्दा बात है। और दूसरी बात जो मैं कहूँगा कि ये बैंकों पे जो बैंकों को ताकतवर बनाने के लिए जो पैसा कैपिटलाइजेशन के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी शायद बैंकों में थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है, क्योंकि जो ब्याज का मॉरेटोरियम दिया गया था अब वो सब ड्यू हो जाएगा और शायद लोग अगर नहीं चुका पाएंगे तो बैंक्स वीक हो जाएंगी। तो उसके पहले ही माननीय वित्त मंत्री जी ने बैंकों को स्ट्रॉन्ग कर दिया है और इसके तहते हुए आप देखेंगे तो आज अपने बैंक निफ्टी है या स्टॉक मार्केट से सब बढ़ गए हैं। तो ये मैं कहूँगा कि ये दो सबसे अच्छी चीज़ें हैं। जहाँ तक नेगेटिव का सवाल है, मुझे कोई नेगेटिव सच्ची में दिख नहीं रहा है, खाली कि सब लोग चाहते हैं हमेशा कि टैक्स कम होए, पर मुझे तो कहना चाहिए कि आप अगर ऐसा देखें पॉजिटिव वे में तो वो टैक्स बढ़ाए नहीं, कोई सेस नहीं लगाया कोविड का, तो नेगेटिव को भी अच्छा ही, जो नेगेटिव नहीं हुआ है वो बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से तो कुछ नेगेटिव मुझे नहीं दिखाई जी आशीष जी, हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार साहब भी जुड़ चुके हैं, जाने माने अर्थशास्त्री। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज नेशन में। इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सरकार की प्राथमिकता में, क्या आपको लगता है कि यही उम्मीद भी करनी चाहिए थी वित्त मंत्री से? सही बात है कि करना तो यही चाहिए था, लेकिन एक जो समझ नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि डेटा भी पूरा मिला नहीं है, वो ये कि जो हमारा मैक्रो है उसके बारे में बजट स्पीच में कुछ भी नहीं कहा गया कि मतलब क्या कितना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्या ग्रोथ रही है, कितना उसमें तब्दीली आएगी। और दूसरी बात ये डिफेंस का जो बजट है उसका मतलब काफी महत्व था इस साल, क्योंकि चाइना के साथ जो परेशानी थी उसके बारे में कुछ अभी मेंशन नहीं आया है। जरूर बजट के डिटेल्स में तो जरूर होगा ही, लेकिन अभी उस पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अभी आया नहीं है। तीसरी बात यह है कि डिमांड बढ़ाने की बहुत जरूरत थी, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है तो बढ़ाएगा ही डिमांड, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो कितना है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जितना डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो उसको हमको अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वगैरह उसमें से घटा के देखना पड़ेगा कि नेट इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ रहा है। तीसरी बात यह है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो काफी बढ़ा हुआ है इस समय, और लेकिन उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हमने ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स भी इंक्लूड किए हैं इसमें, तो उसमें कितना इंक्लूड हो पाया है कितना नहीं हो पाया है, तो असली में हमारा डेफिसिट कितना आएगा वो और देखना पड़ेगा। ये तो सिर्फ सेंटर का ही है 9.5% पिछले साल का, लेकिन अगर स्टेट्स का ऐड कर दें और जो पब्लिक सेक्टर का ऐड कर दें तो ये 15-20% के आसपास पहुंचेगा फिस्कल डेफिसिट। तो ये सारी चीजें थोड़ा क्लियर होंगी जब थोड़ा डेटा को हम लोग एनालाइज करेंगे और क्लियरली। प्रोफेसर साहब 1 मिनट रुकूंगा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कुछ बोल रहे हैं वो सुनते हैं, फिर आपके पास तुरंत आते हैं। तो 6 लाख करोड़ की हो जाएगी और ये देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देने वाली इंडस्ट्री है। अब इसमें और दूध में शक्कर है, स्क्रैपिंग पॉलिसी जाहिर हुई है।
अब स्क्रैपिंग पॉलिसी के बेनिफिट्स काफ़ी बड़े हैं और इसके कारण क्या होगा कि हमारी जो अभी वर्ल्ड के सभी ब्रांड्स हमारे देश में प्रेजेंट है, मर्सिडीज से लेकर ऑल बिग मैन्युफैक्चर आ रहे हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल को भी इनकरेज कर रहे हैं। और कल अभी आने वाले 4-5 दिन में, अगले सप्ताह में शायद मीटिंग तय हुई है, प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइज़र राघवन साहब, नीति आयोग और हमने ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है, ये लिथियम आयन हमारे देश में नहीं है, तो इसका अल्टरनेटिव जो है एयर आयन और अलग दूसरे मेटल के आयन, एल्यूमिनियम या स्टील आयन, तो इसके आधार पर हमारी बैटरी बने और इसमें रिसर्च हो ताकि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है स्वावलंबी बने और हम लोग हमारे वर्ल्ड में हमारी टेक्नोलॉजी के आधार पर हमें कोई इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो अभी पहली बात तो ऐसी है कि हमने लिथियम आयन बैटरी हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो इसका भी काम हमने शुरू किया है। ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हुई है, इसमें 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल जो है, जो 20 साल से पुराने हैं, ये स्क्रैप हो जाएंगे। तो जो गाड़ी स्क्रैप करेगा वो नई लेने वाला ही है, तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा। 34 लाख लाइट मोटर व्हीकल आर ओल्डर देन 15 ईयर्स एंड 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल आर ओल्डर देन 20 ईयर्स। बाद में 17 लाख मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल, 17 लाख ओल्डर देन 15 ईयर्स विदाउट वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट। अब ये 17 लाख और ये संख्या जो है, ये मैं जो देख रहा हूँ, ये करीब 1 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल है। ये पोल्यूशन कर रहे थे, क्योंकि जितना पुरानी टेक्नोलॉजी है वो एयर पोल्यूशन भी कर रहे थे, फ्यूल भी ज़्यादा खा रहे थे। तो अब ये और अदर ओल्डर व्हीकल पोल्यूट 10 to 12 टाइम। तो वही बात कर रहे थे अनुराग, कैसे स्क्रैप होंगे व्हीकल्स जो अनफिट हैं। इसलिए अगर आपकी गाड़ी अनफिट है तो आप भी तैयार हो जाइए। जी नहीं, मेरी गाड़ी तो अभी अनफिट नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या यकीनन होगी ऐसी, और ये सवाल लगातार उठता रहा नीतियों के स्तर पर। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि अब उन तक आवाज हमारी पहुंच पा रही होगी। योगेंद्र सर, कृषि के क्षेत्र में वित्त मंत्री के आज के ऐलान को किस तरीके से आप देखते हैं? मोटे तौर पर जो जोर दिया उन्होंने, वो कहा है कि हम 1.5 गुना उत्पादन लागत का दे रहे हैं। जैसा मैंने सुबह कहा था कि निर्मला सीतारमण जी की विशेषता ये है कि उनके बजट का और उनकी बजट स्पीच का कोई संबंध नहीं होता। पिछली 2 बार से बजट के अंदर पता नहीं क्या क्या बातें वो कहती हैं, बिल्कुल अनर्गल बातें जो कि बजट में कहीं नहीं जानी चाहिए, और जो बाद में आंकड़े मिलते हैं तो पता लगता है कि खेल तो दूसरा ही था। तो अब मैं आपको सही बजट बता देता हूँ, क्योंकि बजट हमने इतने देर में डाउनलोड कर लिया है और वो आंकड़े देख लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसे ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चलाएं अपने वहाँ पे। जी, पहली बात, जो पीएम किसान योजना है, देश की सबसे बड़ी पीएम किसान योजना, उसका बजट पिछले साल की तुलना में घटा दिया गया है। पिछले साल 75,000 करोड़ था, इस साल उसका बजट घटा के 65,000 करोड़ कर दिया गया है। इस बात का वित्त मंत्री ने अपने भाषण में जिक्र नहीं किया, चुपचाप से आखिर में टेबल में लगा दिया है। यह ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए आपकी। दूसरा, क्रॉप इंश्योरेंस, दूसरा ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी, सरकार ने कहा ना हमने किसानों को ज्यादा लोन देना शुरू कर दिया पहले की बनिस्बत, उसकी सच्चाई ये है कि किसानों को लोन में सरकार का जो हिस्सा होता है, क्योंकि सरकार ब्याज के अंदर थोड़ा सा सब्सिडी देती है, वो पिछले साल 21,175 करोड़ था, इस साल घटकर 19,468 करोड़ हो गया है। यानी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, इन दोनों मदों के अंदर कमी हो गई है। एक तीसरी चीज भी आपको बता दूं, जो मैं सुबह जिक्र कर रहा था, मैंने कहा था किसानों को फसल का दाम दिलवाने के लिए सरकार की जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, उसमें मुश्किल से 1,500-2 हजार करोड़ रुपए सरकार को उसको बढ़ा के कम से कम 10-20 हजार करोड़ करना चाहिए। उसमें जो 2,000 करोड़ रुपए का पिछले साल था, उसे घटाकर 1,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो निर्मला सीतारमण जी का बजट के बारे में मैं पिछले 2 बार से अनुरोध कर रहा हूं कि उनकी स्पीच मत सुनिए, क्योंकि स्पीच के अंदर कुछ सुंदर सुंदर डायलॉग होते हैं जिसका एक्चुअल बजट से कोई संबंध नहीं होता। और एक्चुअल बजट की अभी तो मेरे पास पिछले 15 मिनट में सूचनाएं आई हैं, जो सूचनाएं हैं इतनी शर्मनाक हैं, जिसका मतलब है कि एग्रीकल्चर पे जो एक्चुअल खर्च था वो पहले से कम कर दिया गया है।
योगेंद्र सर, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके आंकड़े अगर आप दुरुस्त करें तो और ज्यादा बेहतर होगा, जिनका जिक्र वित्त मंत्री ने किया है। वित्त मंत्री ने कहा है बजट भाषण में कि देखिए, कपास के लिए 2013-14 में सिर्फ 90 करोड़ रुपए रकम मिलती थी किसानों को, जो 2021 में 25,974 करोड़ दी गई है। दलहन के लिए 2013 में सिर्फ 236 करोड़ रुपए दिए जाते थे, 2020-21 में वो बढ़कर 10,530 करोड़ हो चुके हैं। लगभग 40 गुना ज्यादा सरकार इस वक्त दे रही है। धान के लिए 63,928 करोड़ रुपए दिए जाते थे, अब 1,72,752 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। गेहूं के लिए 33,874 रुपए दिए